हेलो फ्रेंड्स, विजन लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही से होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे ढंग से। तो हम लोग जो अभी तक क्लास में चर्चा कर रहे थे पॉलिटी सेगमेंट के बारे में, तो संविधान सभा के पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। कुछ चीज़ें बच गई हैं, उसके साथ साथ जो फैक्ट होते हैं आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मित्र, ये हम जो लोग पढ़ा रहे हैं यानी जो वीडियो में डाला जा रहा है आपकी, ये वनडे एग्जाम आपका कोई हो, चाहे स्टेट का हो या इंडिया लेवल का, साथ ही स्टेट पीसीएस में समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग इसे देखिएगा। ठीक, तो आज हम लोग चर्चा करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति की, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, एक बार फिर से चर्चा करते हैं। प्रारूप समिति क्या होता है? कोई भी बुक लिखने के लिए तो एक उसका प्रारूप होता है। कोई भी बुक अगर आप पढ़ते होंगे, देखेंगे, पहले उसके बारे में कुछ लिखा रहता है। उसी प्रकार से कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, उसके लिए एक ड्राफ्ट होना चाहिए। उसे हमारे संविधान में कैसा उसका स्वरूप हो, उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया, उसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार वनडे एग्जामों में आपके से प्रश्न पूछा गया है, प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। फिर यहाँ पे प्रश्न बनता है, किसमें कितने सदस्य थे, कितने अध्यक्ष कौन था, सदस्य कितने थे? तो इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। तो आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति कितने मेंबर से मिलकर बनी है, तो प्रारूप समिति टोटल 7 मेंबर से बनी है। अगर प्रश्न पूछा जाता है अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं इसमें, तो अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, इसमें अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनके अलावा इनकी सहायता के लिए 6 मेंबर यानी 6 सदस्य बनाए गए। कौन कौन से सदस्य थे? एक बार आइए हम देखते हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, जो कि बी.एल. मित्र थे। बी.एल. मित्र स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए थे, इस वजह से इनको रखा गया था। इन्हें बाद में लाया गया एन माधवराव जी को। उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी जी हैं। टी.टी. कृष्णामाचारी, डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो जाने के पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी जी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते हैं, अध्यक्ष कौन है? तो हमें फिर से देखेंगे, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके साथ साथ सदस्य कौन कौन है? यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि एकमात्र कांग्रेसी प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? तो के.एम. मुंशी जी। कौन थे? कांग्रेसी। कांग्रेसी कहने का मतलब जो संविधान सभा बनी थी तो कांग्रेस के रूप में ही बनी थी, लेकिन जो कांग्रेस से और पहले से ही कांग्रेस के सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी जी कांग्रेसी थे। एक प्रश्न और बनता है कि संविधान सभा में मुस्लिम व्यक्ति कौन था? कौन सा ऐसा सदस्य था जो प्रारूप समिति में मुस्लिम था? प्रारूप समिति में सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी क्या थे? एक मुस्लिम सदस्य थे। कई बार पूछा जाता है एकमात्र मुस्लिम सदस्य प्रारूप समिति में कौन था? तो कौन था? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें प्रश्न बनता है, कुछ लोग कमेंट किए थे ट्रिक के माध्यम से बताने के लिए, तो ट्रिक देखिए क्या होता है। भीम ने गोपाल कृष्ण के जो के.एम. मुंशी है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इनका पूरा नाम है के.एम. मुंशी जी का, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो फिर से हम लोग ट्रिक देखते हैं। भीम ने गोपाल कृष्ण कन्हैया को कहा, गोपाल कृष्ण कन्हैया को फिर से देखिएगा, गड़बड़ हो रहा है ट्रिक एक बार से। भीम ने गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को कहा, टी.टी. सादुल्लाह को ले आओ। किसको? टी.टी. सादुल्लाह को ले आओ। फिर से सुनते हैं दोस्त हम एक बार। भीम ने गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव से कहा, टी.टी. सादुल्लाह को ले आओ। ये काफ़ी छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक बार फिर से हम सदस्यों के बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसमें सदस्य कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर जी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं, डॉक्टर के.एम. मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी हैं। कई बार प्रश्न बना है कि एकमात्र कांग्रेसी कौन है? डॉक्टर के.एम. मुंशी जी। उसके बाद पूछा गया है कौन ऐसा मुस्लिम सदस्य है जो प्रारूप समिति में था? तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जी हैं। उसके बाद पूछा गया किसके स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद कौन पद खाली हुआ, तो किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया प्रारूप समिति में? कौन थे?
एन माधवराव। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, यह स्वास्थ्य के कारण अपने त्याग पत्र दिए थे। कितना? स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दिए थे। कौन? बीएल मित्र जी। इनकी जगह पे एन माधवराव को रखा गया। इस पे कई बार प्रश्न बने हैं आपके, यूपी ट्रिपल एससी में बने हैं, पीसीएस में भी बना है, यूपी पीएसएस में बना है, बिहार पीसीएस में बना है और एसएससी के एग्जाम में बना है। उसके बाद टीटी कृष्णाचार्य जी के बारे में पूछा जाता है, किसकी मौत के बाद, यानी प्रारूप समिति का कौन ऐसा सदस्य था जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णाचार्य जी को रखा गया था सदस्य के रूप में? तो डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद रखा गया था। यह प्रारूप समिति जो अपना काम कर रही थी, लगभग प्रारूप समिति आपकी 141 दिनों तक काम करने के बाद एक करती है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को फाइनली ये अपना ड्राफ्ट बनाती है। ड्राफ्ट बना के यह संविधान सभा में पेश करती है। तब प्रश्न बनता है कि जो प्रारूप समिति थी हमारी, वो किस नाम से ड्राफ्ट बनाई थी? तो आइए हम देखते हैं। कौन सच द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पार्ट, इस नाम से प्रारूप समिति को संविधान सभा में पेश किया गया। कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कई बार प्रश्न बना है स्टेट पीसीएस में आपका, जो सीपीओ एसआई में पूछा गया है, सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं। किस नाम से पूछा गया? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पार्ट, इस नाम से प्रारूप समिति को पेश किया गया था। कहाँ पेश किया गया था? संविधान सभा में। इसी दिन इसे स्वीकार कर लिया गया था। क्या किया गया था? इसी दिन स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव को, नई ड्राफ्टिंग जो प्रस्ताव था प्रारूप समिति का, उसे स्वीकार कर लिया गया। कहाँ पे? 26 नवंबर 1949 को। तो आप देखे होंगे इसी को लिख के आता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अंगीकार किया गया। क्या अंगीकार किया गया? आपका ड्राफ्ट जो संविधान सभा का था, जो बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अब ये जो आपका अंगीकार किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि कब लागू हुआ था संविधान, तो इसी दिन से लागू माना जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन प्रश्न बनता है कैसा, पूर्णतः लागू हुआ था या आंशिक रूप से लागू हुआ था? तो यहाँ प्रश्न समझने वाली बात है। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा प्रारूप समिति के प्रस्ताव पास किया था, उस दिन संविधान लागू हुआ था, तो उसे हम लोग आंशिक रूप से कहते हैं। आंशिक यानी आंशिक रूप से लागू। कई बार प्रश्न बना है आपके वनडे एग्जामों में पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था कि आंशिक रूप से लागू हुआ था? क्या हुआ था? आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। फिर आपके सामने प्रश्न बनता है कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? ठीक, तो अभी हम आपको बताते हैं। एक बार मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ कि किसने पेश किया था इसको। इसको डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने। ठीक, ये जो क्यों इन्होंने पेश किया था, क्योंकि यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो अध्यक्ष होता है वही क्या करता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली बी पार्ट नाम से प्रारूप समिति पेश की। 26 नवंबर 1949 को जो स्वीकार कर ली गई, अंगीकार कर ली गई। इसी दिन से संविधान हमारा लागू माना जाता है। कैसा लागू माना जाता है? आंशिक रूप से। तो आइए हम देखते हैं पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ हमारा संविधान, पूर्णतः लागू। तब आपके एग्जाम में जब प्रश्न पूछेगा तो आप लोग आराम से उत्तर दे सकते हैं कि हमारा संविधान कब लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। कई बार इस पर प्रश्न बना है। तब प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई। तो आइए हम आगे देखते हैं। एक बार इसे आप लोग फिर से ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, जिसे अडॉप्टेड कहते हैं आप लोग, अडॉप्टेड। ठीक, आप लोग कर लिए होंगे, हटाएं? ठीक है, हटाते हैं।
आइए अब हम देखते हैं संविधान सभा में कितनी बैठक हुई। संविधान सभा बैठक कितनी हुई थी इसमें? बैठक, पूरी बैठक 12 हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा में पूरी बैठक 12 हुई थी। कई किताबों में 11 लिखा रहता है, लेकिन जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी वाली, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप कभी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आयोग कई बार चेक किया हुआ है आंसर, संविधान सभा की 12 बैठक हुई है। तो यानी अंतिम बैठक कब हुई है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है इसकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, यानी 12 नंबर की बैठक होती है। इस बैठक में 284 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। टेक्निकल टीम हमारी बोर्ड ठीक से साफ करने के लिए आप कुछ प्रोडक्ट रखिएगा। 284 देखिएगा, 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी उसमें 284 सदस्यों ने भाग लिया था। कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे यूपी SSSC में आप पूछा गया है क्वेश्चन, एक बार PCS में भी पूछा गया है, एक बार झारखंड PCS में पूछा गया है कि अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर सिग्नेचर किया था, यानी जो संविधान बन गया था उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो कितने लोगों ने? 284। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि देश के विभाजन होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, बची थी? 299 संख्या बची हुई थी। तो आपके मन में प्रश्न आता है कि जब 299 लोग बचे थे, साइन इतना क्यों किए? यानी उसमें भी अभी डिस्प्यूट है क्या, जो संविधान सभा में बचे हुए सदस्य हैं? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। संविधान सभा में उस दिन इतने ही लोग उपस्थित थे, यही लोग संविधान सभा में साइन किए। ठीक, अब यहाँ पे आप देखने हैं तो इसमें हमें केवल 3 डेट याद करने वाले इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको हटा के एक बार देखते हैं 3 डेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक आपका है 26 नवंबर 1949, एक आपका है 24 जनवरी 1950, एक आपकी डेट बचती है 26 जनवरी 1950। इन्हीं 3 डेटों का पूरा खेल है। ये 3 डेट अगर आपको क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर तैयार हो जाती हैं, इन्हीं में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि लागू कब हुआ था, पूर्णतः कब लागू हुआ, आंशिक रूप से कब लागू हुआ। तो आइए हम देखते हैं। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हुआ था, पूर्णतः लागू हुआ था। उसके बाद आंशिक रूप से हमारा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि 26 नवंबर 1949 को और क्या हुआ था? हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। अब 24 जनवरी 1950 को और ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जो हमारे लिए जानना ज़्यादा जरूरी है। इसी दिन आपका राष्ट्रीय गान, उसके साथ साथ राष्ट्रीय गीत, इसी के साथ ही इसी दिन 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। क्या, किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। आइए हम देखते हैं। संविधान सभा में हमने अभी बात कर रहा था कि 3 डेट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी डेट हमारी हैं? 26 नवंबर 1949। क्यों? इसी दिन हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था, इसी दिन लागू हुआ था। कैसे लागू हुआ था? आंशिक रूप से लागू हुआ था। फिर अगली डेट मैंने बोला 24 जनवरी 1950। इस दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति हमारे जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्या है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, चुनाव वगैरह होने के बाद 52 से पूर्ण रूप से कार्यपालिका काम करने लगी थी।
तो अब इसमें कई फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था, राष्ट्रीय गीत क्या होता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रीय गान के बारे में पहले देखते हैं, राष्ट्रीय गान क्या है। ये जब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ये बहुत उपयोगी होते हैं, आपके वनडे एग्जामों में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग हल्का सा उसमें थोड़ा लापरवाही करते हैं, इस वजह से हल नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान कब आया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था, यानी कब आया था। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय गान हमारा कब आया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान आया था। अब प्रश्न बनता है हमारा राष्ट्रीय गान है क्या। ये प्रश्न बनता है कई बार कि राष्ट्रीय गान पहली बात किस भाषा में आया। तो राष्ट्रीय गान मूलतः बंगाली भाषा में था। क्या था यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मूलतः बंगाली भाषा, बंगाली भाषा में। फिर प्रश्न बनता है हमारे पास इसे किसने लिखा था। राष्ट्रीय गान जो हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। अभी तक तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बताया कि हमारा राष्ट्रीय गान जो था मूलतः बंगाली भाषा में है, लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। लेकिन है क्या, तो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है, जो आप लोग कहते हैं। बचपन में हम लोगों के विद्यालय में प्रार्थना जब होता था तो यही बताया जाता, सुबह सुबह सबसे पहले प्रार्थना में होता था जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। इस पूरे लाइन को कहा जाता था। तब आप यहाँ समझ पाए होंगे। लेकिन ये कहाँ से आया, क्यों हमारे संविधान में स्वीकार किया, कितने मिनट का होता है, तो हम एक बार फिर चर्चा करते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय गान है पहली बार 1911 में, कब, पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर प्रश्न बनता है कितने सेकंड में गाया जाता है हमारा राष्ट्रीय गान। तो हमारा राष्ट्रीय गान जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 52 सेकंड में। तो अब आप लोग समझ पाए, एक बार हम फिर इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान हमारा कब आया था, 24 जनवरी 1950 को। किस भाषा में था, मूलतः बंगाली भाषा में। लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। फिर प्रश्न बनता है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। फिर कई बार प्रश्न बना है वनडे एग्जामों में, आपके पीसीएस में भी बना है यह प्रश्न। केवल ऐसा आप मत सोचिए केवल यूपी पीसीएस के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है, ये अदर एग्जाम जो अदर स्टेट पीसीएस हैं, वनडे एग्जाम हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यूपी लेखपाल, यूपी SSSC, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं SI वगैरह में, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। उसके बाद ये पूछा गया पहली बार कब गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कितने सेकंड का होता है, 52 सेकंड का हमारा राष्ट्रीय गान होता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत क्या होता है हमारा, कब आया था। ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं आप लोग इनको याद करते चलिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। बार बार आप देखेंगे, अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। अब हम लोग राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं कि राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया था राष्ट्रीय गीत हमारा कब आया, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत आया। दाइए देखते हैं राष्ट्रीय गीत हमारा 24 जनवरी 1950 को आया। तो आया कहाँ से है, ये हमारा पहली बात देख लेते हैं है क्या राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्या है, वंदे मातरम। कई बार एग्जामों में गाया गया, पूछा गया है
कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। फिर प्रश्न बनता है वंदे मातरम कितने सेकंड यानी कितने मिनट में गाया जाता है। इस पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कितने सेकंड में, 65 सेकंड में हमारा 65 सेकंड में हमारा वंदे मातरम कहा जाता है या गाया जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि वंदे मातरम आया कहाँ है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक उपन्यास है जिसे आनंद मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनंद मठ। आनंद मठ से ये लिया गया है। फिर से देखिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया कब गया था, पहली बार कब गाया गया था, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब, पहली बार, पहली बार। तो आइए हम फिर से देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय गीत हमारा जो है कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम है। पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। कितने सेकंड में गाया जाता है, तो 65 सेकंड में गाया जाता है, आप देख पा रहे होंगे पूरा। फिर किसने लिखा गया था, यानी कहाँ से आया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के आनंद मठ से आया था। अब सबसे बड़ी बात है, पढ़ा किसने था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने पढ़ा था। बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे सबसे कंफ्यूजन पॉइंट क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने तो लिखा था, लेकिन पढ़ा कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पढ़ा था। इसके बाद दो तीन और छोटे छोटे फैक्टों की हम लोग चर्चा करते हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसी तरीके से समझिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करे रहें, जिससे जो भी अगला वीडियो आए आप लोग अच्छे से उसको देख पाएं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब स्वीकार करता है। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल एक संगठन था स्वतंत्र रूप से, जिसकी ब्रिटेन के हेड में काम होता था। तो जो गुलाम हुए देश रहते थे उनका एक संगठन था राष्ट्रमंडल। तो पूछा जाता है भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब अपनाई, मई 1949 में। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अपनाया। कई बार प्रश्न बना है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को कब अपनाया, तो मई 1944 में। फिर प्रश्न आता है राष्ट्रध्वज भारत ने कब अपनाया। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज भारत ने कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। कई प्रश्न जब बनता है पूछा जाता है कि राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया भारत में, 22 जुलाई 1947 को। अब प्रश्न बनता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई के अनुपात में राष्ट्रध्वज की क्या है लंबाई, अनुपात में मैं यहाँ पे लंबाई गुण चौड़ाई, आप लोग ध्यान दीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई, L इंटू बी है, लंबाई है, लेंथ है और विड्थ है। लंबाई गुणित चौड़ाई के अनुपात में हमारे ध्वज की क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, तो 3:2 की। कितना है, 3:2 की। कई बार प्रश्न बना है, पीसीएस में भी बना हुआ है प्रश्न, आईएएस में भी आया है कि लंबाई गुणित चौड़ाई के अनुपात में हमारे ध्वज की क्या लंबाई चौड़ाई है। आपके वनडे एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन बड़े एग्जामों में भी ऐसे प्रश्न बने हैं। ठीक, अब उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है इसे डिजाइन कौन किया था। ये तो हो गया आपका, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया जी ने। पिंगली वेंकैया जी ने, पिंगली वेंकैया जी ने आपके राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का काम किया था। ठीक,
तो आपसे अगर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा जाए, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। किस अनुपात में है, लंबाई गुणित चौड़ाई के अनुपात में 3:2 है। किसने डिजाइन किया था, यानी किसने इसका डिजाइन बनाया था, डिजाइन बनाया था, तो पिंगली वेंकैया जी ने। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हम हट जा रहे हैं, ले लीजिए, ठीक। तो पिंगली वेंकैया जी ने इसका डिजाइन किया था। अब इसमें कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर केसरिया होता है, फिर बीच में सफ़ेद होता है, उसमें बीच में एक 24 तिलियाँ होती हैं, उसके बाद नीचे हरा होता है। जो आपका केसरी होता है वो विश्व की ताकत को दर्शाता है। जो ऊपर का आपका केसरी रंग है विश्व की ताकत को दर्शाता है। सफ़ेद रंग है जो शांति को दर्शाता है। हरा रंग जो है विकास और उरोरा को दर्शाता है। जो 24 तिली बीच में है, यानी आप लोग एक बार अगर न जानते हो देख लीजिएगा, तिरंगे में जो तिलियां होती हैं, तीली कितनी होती हैं, 24। जो सारनाथ का अशोक चक्र है, कहाँ का, सारनाथ का अशोक चक्र वहां से लिया गया है 24 तिली। तो हमारे ताकत को दिखलाने का काम करता है जो 24 तिली होती हैं, सारनाथ के अशोक चक्र को दिखलाने का काम करता है। जो आपकी तिली पाई जाती है कितनी, 24। कहाँ पाई जाती हैं 24 तिलियां, तो हमारे ध्वज में पाई जाती हैं, बीच में, ठीक। जैसे मैंने कहा हमारे ध्वज कितने रंग का है, 3। ऊपर क्या है आपका, केसरिया रंग का होता है जो विश्व की ताकत को दर्शा रहा है। बीच में क्या है, सफ़ेद है जो शांति को दर्शा रहा है। 24 तिलियां जो हमारी हैं वो किसको दर्शा रही हैं, 24 तिलियां हमारी जो सारनाथ में, जो आपका सारनाथ में अशोक स्तंभ है उसको दर्शा रहा है, अशोक चक्र में। यहाँ पे गलत हो गया, अशोक चंद्र नहीं, अशोक चक्र होगा। अशोक चक्र में जो 24 तिलियां हैं उसको दर्शा रहा है। उसके बाद जो आपका हरा है उर्वरा शक्ति को दर्शा रहा है, ठीक। अब आइए और कुछ फैक्ट हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान को हाथ से किसने लिखा था। प्रश्न बनता है कितने महीनों में लिखा था, जो व्यक्ति आए थे किस राज्य के थे, इस पे प्रश्न बनता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट में संपर्क करते हैं। कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट में संपर्क करते हैं, जो कि कलकत्ता में है। वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छा जिसकी हैंडराइटिंग हो उसे नियुक्त किया जाए। तो वहाँ से सजेस्ट किया गया कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को लाया जाए, वही सबसे अच्छा लिख सकते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहाँ के थे, बिहार के मधुबनी से। यही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं जिनकी हाथों से लिखा हुआ है हमारा संविधान। पूरा संविधान हाथ से लिखा गया है, किसके, नारायण रायजादा से। कितने महीने में लिखा गया है, 6 महीने में। प्रश्न इस पे बनता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इनसे कहा गया कि आप संविधान को लिखना है, आपका देश का संविधान है, आप कितने पैसे लेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं 1 रुपये भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप उस शर्त को मानेंगे तभी हम लिखेंगे। इन्होंने कहा अपनी शर्त बताइए। इन्होंने कहा कि मैं हर पेज में अपना नाम लिखूंगा, हर पेज में अपना नाम लिखूंगा, उसके बाद अंतिम पेज में अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। इस बात पे सहमति बन गई। कहिए चलिए ठीक है, आपकी बातों को हम लोग स्वीकार करते हैं, आप लोग नाम लिखिए। तो क्या नाम था इनका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हाथ से लिखा, यानी हमारे संविधान किसका हाथ से लिखा है, संविधान को, हमारे संविधान को पूरा हाथ से लिखा हुआ है। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। कितने महीने लगे, 6 महीने। ये कहाँ से आते थे, शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता से, ठीक। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब ये नहीं जरूरी है, कई लोग कहते हैं कितनी पेन इस्तेमाल हुई थी, कितना, ये सब फर्जी डेटा है, कोई उसका कलेक्शन डाटा नहीं है, नहीं ऑथेंटिकेटेड डाटा नहीं है, कितना पेन कितनी पेंसिल इस्तेमाल की गई थे। अब आइए, जो संविधान तो हमारा लिखा गया, लेकिन इस पे जो चित्रकारी हुई है वो चित्रकारी किसने डिजाइन किया था, इस पे देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे संविधान लिखा किसने था, तो देखे ने आपके हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। लेकिन जो उसके पेज पे चित्रकारी हुई है उसको किसने बनाया था, नंदलाल बोस जी ने और राम मनोहर सिन्हा जी ने। 2 व्यक्तियों ने मिलकर उस पर जो पूरा चित्रकारी, हर पेज पे कुछ न कुछ चित्रकारी किया गया है, जो हस्तलिखित हमारा संविधान है। तो ये लोग भी कहाँ के थे, ये लोग भी शांति निकेतन के थे, शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट के, शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट से ही ये लोग बिलोंग करते थे।
शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट से। यही लोग क्या थे जो संविधान पे पूरा चित्रकारी किया गया है। कई बार प्रश्न बना है, कौन दो व्यक्ति वो थे? नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा जी। अब दो तीन चीजें छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। कहा जाता है संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा, कितना समय लगा, तो हम देखते हैं। छोटा सा फैक्ट है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में लगा। ठीक, कितना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में तो इसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन आप लोग जनरल नॉलेज के लिए लोग पूछ लेते, बताओ संविधान कितने दिन में बना? कितने में बना? 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान ने बना। आज भी हमारा जो संविधान है वो आप देखेंगे पार्लियामेंट का एक सेंट्रल हॉल है, वहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे? पार्लियामेंट का एक सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल, वहाँ पे आज भी हमारा संविधान रखा हुआ गया है। किसमें रखा गया है? एक बॉक्स में रखा गया है जो हीलियम का बॉक्स है, जिससे हम उसकी पेजें खराब न हो, वहाँ पे रखा गया है। ये कितने पेज का है? कई बार प्रश्न भी बन सकता है या बना भी है। पेज कितने का है? 251 पेज हैं। 251 पेज किसमें है? हमारे संविधान में पूरा पेज 251 है। उसके साथ साथ एक छोटा सा फैक्ट और है, इस पे कितना खर्च आया है। किस पे खर्च की बात कर रहे हैं हम लोग? संविधान पे खर्च कितना आया था, तो आइए देख लेते हैं। पूरा खर्च कितना आया था? 63,96,729 रुपए। कितना आया था? 63,96,729 रुपए पूरा खर्च आया था। यानी संविधान पर चित्रकारी किसने किया था? नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा जी ने। ये लोग कहाँ से थे? शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट से। हमारा संविधान बनने में पूरा समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। कहाँ पे रखा है? आज भी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में रखा गया है। संविधान बनाने में खर्च कितना आया? 63,96,729 रुपए। उसके बाद संविधान में हमारे कितने पेज हैं? 251 पेज हमारे पूरे संविधान में है। मित्रों, आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से। एक छोटा सा फैक्ट और है, संविधान जो हमारा है कितने देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बना है, तो वहां पे मैं लिख दे रहा हूं 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमारा पूरा संविधान बना हुआ है। पूरे देशों के हमारे संविधान निर्माता ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद पूरा संविधान का स्ट्रक्चर बनाया गया जो आज हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में वर्तमान में कितना अनुच्छेद हैं, पहले की जब बना था कब कितने अनुच्छेद थे, इन सभी विषयों पे मुद्दे पे चर्चा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल के। आपके सहयोग से हम लोग और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं। आप लोग ऐसे ही धैर्य बना के देखते रहिए। धन्यवाद।